देवरानी की बड़ी उड़ान। रोहिणी अपनी ननद शालिनी का प्रोजेक्ट बनवा रही थी। तभी वहां रोहिणी की देवरानी मीनाक्षी आती है और अपनी जेठानी पर गुस्सा होते हुए कहती है, दीदी मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अगर दुकान में कोई भी चीज खत्म होती है तो वो आप पहले बता दिया करो, लेकिन नहीं, आपको तो घर से ही फुर्सत नहीं मिलती। मीनाक्षी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? दुकान में क्या खत्म होने को है? मैंने सारी लिस्ट तो दी है, उसके बाद भी तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। आपने लिस्ट दी है लेकिन पूरे सामान की नहीं। आज मैंने दुकान में देखा कि हमारी दुकान में तेल नहीं है, घी नहीं है और ऐसी भी कई चीजें हैं जो नहीं है। अब आपने इन सब का लेखा जोखा संभाला हुआ है तो आपका ये हक नहीं बनता कि सारी चीज का ध्यान आप रखें। देखो मीनाक्षी, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, चिल्लाना मुझे भी आता है। और रही बात तेल और घी की, तो वो भी हाल फिलहाल में ही खत्म हुए होंगे, क्योंकि जब मैंने दुकान की लिस्ट बनाई थी तब उनमें ये सामान थे। रहने दो दीदी, आपसे तो मुंह लगाना ही बेकार है। आपसे कुछ भी बोलो तो आप अपनी गलती मानने के बजाय मुझे ही गलत ठहरा देती हैं। बस भाभी बस, आप दोनों इतना क्यों लड़ रही हैं? अरे क्या हो गया, अगर सामान खत्म हो गया तो सामान दोबारा आ जाएगा ना। ननद जी, ये कहने की बात है। अरे बार बार सामान लेने जाना कोई मामूली बात नहीं होती। एक बार खुद सामान लेने जाओगी तब पता चलेगा तुम्हें। बस मीनाक्षी, बहुत बोल लिया तुमने। मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी। और वैसे भी सामान लेने तुम नहीं, देवर जी जाते हैं, इसलिए अपना मुंह ना ही चलाओ तो ज्यादा बेटर है। हाँ तो आप अपने देवर को खर्च कहाँ देती है? गाड़ी का खर्च होता है, तेल का खर्च होता है, आने जाने में समय लगता है, वो भी मेरे पति अपनी ही जेब से लगाती हैं। आप लोगों को तो बस घर में सामान मिल जाता है, जिसकी आप लोगों को जरा भी कदर नहीं है। अरे जिनकी मेहनत जा रही है उनसे तो पूछो। मीनाक्षी की ऐसी बात सुनकर घर में काफी तगड़ा कलेश हो जाता है। घर में कलेश सुनकर सुनीता आती है और अपनी दोनों बहुओं को इस तरह कलेश करता देख बीच में बोलती है, बहू तुम दोनों इस तरह क्यों लड़ झगड़ रही हो? आखिर क्या वजह इतना क्लेश करने की? माँ जी, आपको इस क्लेश का कारण पता चलेगा ना, तब भी आप अपनी बड़ी बहू का ही पक्ष लेंगी। इससे तो अच्छा ये कि आप हमारे झगड़े में ही ना पड़े। तुम्हें बड़ा पता है कि माँ जी मेरा पक्ष लेंगी या तुम्हारा? ये तो इस घर में सभी को पता है कि माँ जी किसका पक्ष लेती हैं। खैर, अब मुझे ना इस बात पर बहस ही नहीं करनी, क्योंकि आप लोगों से मुंह लगाना मतलब पत्थर में सर मारना। आखिरी बार कह रही हूँ, जाकर दुकान का जायजा ले लो, कुछ कमी हो तो बता देना। शाम को ही विक्रम मार्केट जाएंगे और अगर नहीं बताते तो वो सामान नहीं आएगा। मीनाक्षी से कोई कुछ बोल पाता उससे पहले मीनाक्षी वहां से चली जाती है। ये देखकर सुनीता को जरा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी छोटी बहू ने न आज सिर्फ बदतमीजी की बल्कि ऐसा जवाब दिया था जिसे सुनकर किसी का भी दिल टूट जाता। सुनीता भी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और रोहिणी भी उदास हो जाती है। ये देखकर शालिनी अपनी भाभी को दिलासा देते हुए कहती है, भाभी आप छोटी भाभी की बात को इतना दिल से मत लगाओ ना। आप तो जानती हैं कि भाभी जुबान से कितनी कड़वी है। शालिनी, जुबान कड़वी है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन अगर आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते तो उसके सामने अपना मुंह खोलने की हिम्मत तो मत करो। इतना बोलकर अब रोहिणी वहां से चली जाती है। इस तरह घर में क्लेश का माहौल हो जाता है। अगले दिन जब सभी खाना खा रहे थे तभी मीनाक्षी का पति विक्रम अपने बड़े भाई राहुल से कहता है, भैया मैं सोच रहा था कि हमारे दुकान में अभी काफ़ी चीज़ों की कमी है, क्यों ना हम अपनी दुकान को बढ़ा लें। मेरा मतलब है अपनी दुकान में सामान को बढ़ा ले। जैसे हमारी दुकान परचून की है तो क्या ना उसको बढ़ाकर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाए जो हमारे ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा कर सके। और वो चीज़ें क्या हो सकती है? भैया कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो किसी को कहीं इमरजेंसी हो जाए तो उसमें हम छोटी मोटी दवाइयाँ रख सकते हैं। देवर जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे परचून की दुकान में छोटी सी मेडिकल शॉप भी खोलना चाहते हैं? हाँ भाभी, ऐसे ही समझ लो। तुम्हें पता भी है हमारे पास मेडिकल का लाइसेंस नहीं है, हम चाह कर भी ऐसी कोई दवाई नहीं रख सकते। हाँ विक्रम, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। हमारी परचून की दुकान है, इसलिए हम परचून की दुकान में ही सामान की बढ़ोतरी कर देंगे, लेकिन हम अपनी परचून की दुकान में दवाइयाँ तो नहीं रख सकते। तो ऐसा करते हैं कि हम मेडिकल शॉप खोल लेते हैं। विक्रम, दुकान खोलना इतना आसान काम नहीं है। तुम्हें पता है जब ये दुकान मैंने और बाबूजी ने खड़ी करी थी तो हमारे पसीने छूट गए थे। हम लोगों ने खून पसीना एक करके इस दुकान को खड़ा किया। भैया बीच में बोलने के लिए माफ करना, लेकिन उस समय आप लोगों का खून पसीना लगा क्योंकि उस समय हमारी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि हम कोई दुकान खोल सके। लेकिन अब हमारे पास पैसे भी हैं और हमारी कंडीशन भी अच्छी है, तो हम दूसरी दुकान क्यों नहीं खोल सकते? मीनाक्षी, सिर्फ दुकान खोलने की बात नहीं है, बात उस पर दवाई रखने की भी है, और दवाई का काम आसान नहीं होता। और जो तुम पहले की बात कर रही हो ना, अरे तुम पहले के बारे में जानती हो क्या हो?
मुझे विक्रम जी ने सब कुछ बता दिया है, घर के हालात क्या थे। भैया आप मेरी बात मानिए तो दूसरी दुकान खोल ही लीजिए। अब देखिए ना, आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार कल को बढ़ जाएगा, और माँ भी तो है। अब इस छोटी सी दुकान में हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? हमारा परिवार बढ़ता ही जा रहा है, ना कि कम हो रहा है। नहीं नहीं, फिलहाल के लिए हम कोई दूसरी दुकान नहीं खोलेंगे, बस बात यहीं खत्म। इतना बोलकर राहुल अपने खाने पर से उठ जाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी विक्रम भी टेबल पटकते हुए उठता है और गुस्से में अपने भाई से कहता है, दुकान तो खुल के रहेगी, और वो भी हमारे इस परचून में ही। मैं भी देखता हूँ कि आखिर मेरी मेडिकल शॉप को खोलने से कौन रोकता है। विक्रम की बात का जवाब राहुल नहीं देता और वहां से पैर पटकते हुए चला जाता है। इस तरह घर में काफी सन्नाटा छा जाता है, जिसके बाद सुनीता अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। सुनीता भी खाना खत्म नहीं करती और उठकर चली जाती है। घर में आए दिन कलेश होता रहता, ये देखकर सुनीता काफी परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपनी पड़ोसन कुंती के घर जाती है, जहां वो अपनी पड़ोसन के घर में 2 किचन देखती है। 2 किचन को देखकर वो कुंती से सवाल करती है, कुंती बहन, तुम्हारे घर में 2-2 किचन क्यों है? अब क्या बताऊं बहन, जब घर में 2 बहुएं होती हैं ना तो घर का बंटवारा होता ही है। घर में आए दिन कलेश होता रहता था और वो कलेश मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता था। मैं इन कलेश से परेशान हो चुकी थी, जिस वजह से मैंने अपने दोनों बेटों को अलग ही कर दिया। कुंती की बात सुनकर सुनीता शांत होकर बैठ जाती है। सुनीता की आंखों में आंसू थे और होठों पर चुप्पी। उसकी चुप्पी और आंखों में आंसू देखकर कुंती उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, क्या हुआ सुनीता, कब से देख रही हूँ कुछ ज़्यादा ही शांत हो गई है तू। कोई बात है क्या जो तुझे परेशान कर रही है? मैं यहाँ आई तो थी तुझसे सलाह लेने, लेकिन लगता है तूने जो किया वो सही किया, और अब मुझे भी वही करना चाहिए जो तूने किया। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। जिस तरह तेरे घर में लड़ाइयाँ होती थी ना, ठीक उसी तरह मेरे भी घर में हमेशा लड़ाई होती है, क्लेश होते हैं। और तुझे पता है कि हर समय घर में कलेश होना अच्छा नहीं होता। घर में शांति रहे बस। इसलिए मैं भी अपने दोनों बच्चों को अलग कर दूंगी। क्या पता अलग होने के बाद वो दोनों शांति से रह सके। लेकिन तेरे तो दोनों बेटे इतने अच्छे थे, बहुएं इतनी अच्छी थी, फिर उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती क्यों है? ऐसी कौन सी वजह है? दुकान को लेकर छोटा बेटा बोलता है कि मेडिकल की शॉप खोलनी है, लेकिन बड़ा बेटा कहता है कि नहीं, उसे परचून की दुकान ही चलानी है। अब जिस तरह एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह एक दुकान में 2 दुकान तो नहीं खोल सकते। और इसीलिए लगता है कि मुझे भी तेरा ही तरीका अपनाना पड़ेगा। कुंती सुनीता की परेशानी देख अपने बेटों को अलग करने की सलाह देती है और इस तरह सुनीता कुछ देर बाद अपने घर आ जाती है। देर शाम जब उसके दोनों बेटे घर आते हैं तब सुनीता अपने दोनों बेटे और दोनों बहुओं को आवाज़ लगाती है, राहुल, विक्रम, बहू, शालिनी, सबके सब यहाँ हॉल में आओ, मुझे सबसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सुनीता की बात सुनकर सभी हॉल में आते हैं। सुनीता का सीरियस मूड देखकर सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। माँ क्या हुआ, आपने हम लोगों को इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? हाँ माँ, ऐसी क्या बात है जो आपने हमें इस तरह अचानक बुलाया? बच्चों, इस घर में आए दिन कलेश होता रहता है। मुझे घर में चिक चिक बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि ये कलेश एक न एक दिन किसी पर निकल ही जाता है। मुझे घर में शांति चाहिए और इस शांति को बनाने के लिए मैंने एक फैसला लिया है। फैसला? कैसा फैसला माँ? यही कि इस घर में बंटवारा होगा, इस दुकान का बंटवारा होगा। बंटवारा? लेकिन माँ। बस विक्रम, मुझे तुम लोगों के मुंह से एक शब्द और नहीं सुनना। जब तेरे बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर गए थे तब मैंने उनसे एक वादा किया था कि मैं उनके इस घर को कभी बिखरने नहीं दूंगी, लेकिन शायद अब ये नहीं हो सकता। मैं उनके इस छोटे से आशाने को नहीं संभाल पाई। इस घर में हमेशा कलेश होता रहता है, पर अब बस इस कलेश में मैं और नहीं रह सकती। मैं इस घर में शांति चाहती हूँ बच्चों, इसलिए कल के कल इस घर का, इस दुकान का, यहाँ तक कि बर्तनों का भी बंटवारा होगा। इतना बोलकर सुनीता वहां से अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं उसके घर में उनकी बहू को कोई एहसास नहीं होता और वो इस बंटवारे के लिए आसानी से मान जाती है। अगली सुबह वकील आता है और सबका बंटवारा करके चला जाता है। राहुल अपने बाबूजी का मान रखते हुए परचून की दुकान चलाता है। वहीं विक्रम परचून की दुकान बंद कर अपनी मेडिकल की शॉप खोल लेता है।
समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ राहुल की बिक्री और बढ़ती जाती है, लेकिन विक्रम की कमाई दिन प्रतिदिन कम होती है। ऐसे ही एक दिन राहुल अपने घर में डिजिटल टीवी लेकर आता है और इसी खुशी में रोहिणी सभी को मिठाई देती है, लेकिन उसकी ये खुशी मीनाक्षी से जरा भी बर्दाश्त नहीं होती। देर शाम जब विक्रम अपने घर आता है तो मीनाक्षी अपने पति से कहती है, वैसे विक्रम जी एक बात बताओ, हमारी दुकान कैसी चल रही है? मतलब ये कि देखो ना, अब तो हम अलग भी हो गए, हमारी दुकान भी अच्छी चल रही है, तो क्यों ना हम एक डिजिटल टीवी ले ले। अरे तुमसे किसने कहा कि हमारी दुकान अच्छी चल रही है? मेडिकल शॉप में एक मक्खी नहीं आती, पूरा दिन मैं अपनी दुकान में खाली बैठता हूँ, कमाई 1 रुपया नहीं, और तुम कह रही हो कि हमें भी एक डिजिटल टीवी लेना चाहिए। लेकिन मैं तो जब भी दुकान पे आती हूँ तब देखती हूँ आपकी दुकान पर लोगों की भीड़ है। मीनाक्षी, वो गिने चुने लोग आते हैं, उससे हमारा सिर्फ घर चल रहा है। अब तो मुझे भी लगता है कि भैया बिल्कुल सही कह रहे थे, ये मेडिकल शॉप नहीं चलने वाली। आप तो बस अपने भैया के पीछे ही रहो। अरे आज उनकी चतुराई से आप पीछे रह गए और वो खुद आगे निकल गए। विक्रम मीनाक्षी के बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि वो कलेश नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप सो जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रोहिणी के घर में काफ़ी बरकत होती है और उसके घर में आए दिन महंगी से महंगी चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये देखकर मीनाक्षी को ज़रा भी खुशी नहीं होती और वो आए दिन अपने पति से कलेश करती। हद तो तब होती है जब राहुल ने गाड़ी खरीद ली। उनकी इस तरक्की को देख मीनाक्षी अपने पति को कॉल करती है, विक्रम देख लो अपने भाई की कमाई, उनके पास इतने पैसे आ गए हैं कि उन्होंने अब 4 चक्का भी खरीद लिया, लेकिन तुम हो कि कुछ कर नहीं पाते, तुमसे तो अपने घर के खर्च ही खत्म नहीं होते। गुस्से में मीनाक्षी फोन रख देती है, लेकिन मीनाक्षी का गुस्सा देख अब विक्रम भी परेशान हो चुका था। उसके घर में और लड़ाई ना हो, वो गुस्सा ना करे, बस इसलिए विक्रम अब लोन लेकर अपने घर में फ्रिज लाता है। अपने घर में बड़ा फ्रिज देखकर मीनाक्षी बेहद खुश होती है और वो अपनी खुशी सभी को जाहिर करती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ मीनाक्षी जो विक्रम से मांगती, विक्रम लोन लेकर उसकी इच्छाओं को पूरी करता। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ विक्रम अब कर्जे में डूब जाता है और काम न चलने की वजह से वो अपने लोन को समय पर भर भी नहीं पाता। ऐसे ही एक दिन विक्रम अपने घर में बैठकर खाना खा रहा था, तभी उसके पास एक कॉल आता है। आपने अब तक लोन नहीं भरा है, अगर आपने लोन नहीं भरा तो हम अपना भुगतान आपके घर से कर लेंगे। विक्रम कुछ बोल पाता उससे पहले ही कॉल कट जाती है और ये सब देखकर मीनाक्षी विक्रम से कहती है, किसका कॉल था विक्रम? लोन वाले का। उन्होंने हमें धमकी दी है कि अगर हमने लोन नहीं चुकाया तो वो हमारा घर हमसे छीन लेंगे। क्या? लोन? हाँ, लोन। तुम्हारी जो फरमाइश पूरी हो रही थी ना, वो मेरे पैसों से नहीं बल्कि लोन से हो रही थी। अरे तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, कभी मेरा साथ दिया ही नहीं, इसीलिए शायद आज मैं कर्जे में डूबा पड़ा हूँ। इतना बोलकर विक्रम अब वहाँ से चला जाता है और दुकान में बैठ जाता है। विक्रम अब काफ़ी टेंशन में था, क्योंकि उसको धमकी आई थी कि अगर उसने लोन नहीं चुकाया तो उसका घर उसके हाथ से चला जाएगा। ऐसे ही एक दिन विक्रम अपनी दुकान में अपने सर पर हाथ रखे बैठा था और उसी वक्त उसका बड़ा भाई राहुल वहाँ से गुजरता है। राहुल की नज़र विक्रम पर पड़ती है, जहाँ वो देखता है कि विक्रम काफ़ी उदास है। उसको इस तरह देख राहुल अपने भाई के पास जाता है। अरे विक्रम, तो इस तरह चुपचाप क्यों बैठा है? अब नहीं भैया, कुछ भी नहीं, बस यूं ही। विक्रम, बड़ा भाई हो तेरा, भले ही हम किसी वजह से अलग हो गए हैं, लेकिन खून का रिश्ता कभी बदलता नहीं। आज भी तेरी शक्ल देखकर बता सकता हूँ कि तू कब परेशानी में रहता है और कब नहीं। अपने भाई की ऐसी बात सुनकर विक्रम की आंखें भर जाती है और वो अपनी आंखों में आंसू लिए राहुल के गले लग जाता है। अपने भाई को इतना हताश और परेशान देख राहुल उसको शांत करवाते हुए कहता है, अरे अब सेंटी मत हो, बता क्या बात है? भैया आप सही थे, मैं गलत था, आपसे दूर होके मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई। अरे लेकिन हुआ क्या है, कुछ तो बता। अपने बड़े भाई के मुंह से ऐसी बात सुनकर विक्रम राहुल को सब बता देता है कि किस तरह अलग होने के बाद भी उसके घर में हर वक्त लड़ाइयाँ होती थी, किस तरह उसने अपनी बीवी की डिमांड पूरी करने के लिए लोन लिया, लेकिन अब वो उस लोन को भर नहीं पा रहा क्योंकि उसका काम अच्छा नहीं चल रहा और उसके पास पैसे नहीं है। विक्रम ये बात बोलते बोलते रोता जाता है और उसे इस तरह रोता देख राहुल उसको शांत करवाता है। विक्रम, तू चिंता मत कर, जब तेरा बड़ा भाई तेरे साथ है तो तेरे ऊपर कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। तेरा लोन मैं चुकाऊंगा। बता कितना पैसा और कितना चुकाना है? 8 लाख रुपये भैया।
8 लाख रुपए तूने इतने पैसे इतनी जल्दी खत्म कर दिए? भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस अपने घर में कलेश नहीं चाहता था। अपने भाई की मजबूरी देख राहुल भी चुप हो जाता है। वो उसे 8 लाख रुपए का चेक पकड़ा देता है और इस तरह विक्रम अपना सारा कर्जा चुका देता है। लेकिन इस बात से अनजान मीनाक्षी अब भी जेठ और जेठानी को हर समय ताने देती और उन्हें पड़ोसी की तरह ट्रीट करती। लेकिन सच क्या है, ये तो बस राहुल और विक्रम को ही पता था।